हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन में आप सब लोग सेफ़ होंगे, घर पे रह रहे होंगे। अब पढ़ाई भी कर ली जाए थोड़ा बहुत। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, डेट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सब लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, कुछ लोगों ने। और मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग मेरे साथ थोड़ा एनसीईआरटी को भी देखते जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत नेसेसरी है। और एनसीईआरटी अभी लास्ट ईयर का पेपर आप जब देखेंगे तो एनसीईआरटी से बेसिक बेसिक पॉइंट्स उन्होंने बीच बीच से कहीं से उठा उठा के पूछ रखा है। और मतलब कुछ उन्होंने ऐसा स्पेसिफिक कुछ बहुत टफ नहीं पूछा है, लेकिन थोड़ा बेसिक से ही वो कोरिलेट करके पूछते हैं। तो मेरे नोट्स के साथ से मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैंने सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी के वो इंक्लूड कर लिए जाएँ। लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट आपको जब पढ़े तो हो सकता है आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो। तो मेरे नोट्स में आप ऐड ऑन कर सकते हैं उसको पढ़ने के बाद। तो हम लोग जैसे इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। फिर मतलब चार्ज क्या होता है, चार्ज का क्या यूज़ है हमारे चैप्टर में, क्या मतलब चार्ज से क्या क्या फ़ायदे हैं, आगे एप्लीकेशंस आगे सारे पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। वैसे काफ़ी मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रबिंग एक मेथड है। सबको ही देखा होगा बचपन में हम लोग कंगा वंगा करके थोड़ा सा उसको रब करके उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता था। फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते थे पेपर के, उनको अट्रैक्ट कर लेता था, तो वो हम लोग जादू जादू टाइप खेलते थे। तो उस हिसाब से ऐसे ही चार्जिंग बाय इंडक्शन भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कूलम्स लॉ, और उस पर कुछ बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी, उसमें टॉर्क भी पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क पढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे क्या होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें, जैसे आप लोग जेई या नीट का आगे सोच रहे होंगे प्रिपरेशन करने का, और कभी कोई हो सकता है जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, तो क्लास 12th में अपन हम लोग का जो फाइनल पेपर होगा तो उसमें भी हो सकता है गॉस लॉ पूछ दे। तो बस मैं यही कहूँगा कि इस चैप्टर को आप लोग को रिलेट करिएगा ग्रेविटेशनल के चैप्टर से। जैसे वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे जो होता था GM1 M2/r², ऐसे ही यहाँ पे आएगा KQ1 Q2/r², ऐसे करके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। सब लोगों को केमिस्ट्री में सब लोगों ने पढ़ रखा होगा व्हाट इज़ एटम। एटम में हम लोगों ने पढ़ा है जैसे एक सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके सराउंड में काफ़ी सारी सेल्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको बैलेंस सेल बोलते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियस में जहाँ जैसे अभी आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए एटम है, जैसे ये एटम देखा यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो जितना सारा जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने वहाँ पढ़ रखा था इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्जेस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, जैसे हमारा प्रोटॉन होता है, हमारा प्रोटॉन होता है, एक मिनट, प्रोटॉन होता है। और सॉरी, एक मिनट, फर्स्ट क्लास है तो उसमें थोड़ा इसको देखना रहेगा कैसे क्या होता है इसमें। अच्छा, तो अब यहाँ पे जैसे ही प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन में हम लोग को पता है कि दीज आर न्यूट्रल चार्ज बॉडीज़, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इन तीनों को जब हम लोग कंबाइन करके बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे हम लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा मैग्नेट में, हम लोग देखते थे कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। जब हम अपोजिट पोल्स को पास में लाते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट टुवर्ड साउथ पोल एंड साउथ पोल विल अट्रैक्ट टुवर्ड नॉर्थ पोल। ऐसे ही यहाँ पे फिर इसका हम लोगों ने एक वहाँ पे जनरलाइज वे में बना लिया था कि सेम पोल्स विल रिपल। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, साउथ साउथ पोल होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था
तो एटम्स की भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, उसके जैसे आप लोगों ने दो टाइप के फोर्स पढ़े हैं, जैसे मैग्नेट में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक हो रहा है अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, एक होता है रिपल्सिंग फोर्स। तो ऐसे ही एटम्स में जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है जिसकी उसकी, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, तो इनकी वजह से भी फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो जैसे वहाँ पे क्या था कि सेम चार्जेस सेम पोल्स रिपल्स एंड द अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर, से यहाँ देखा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे हम लोग कि द सेम चार्जेस मीन्स द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपल ईच अदर, नेगेटिव विल रिपल ईच अदर, and the opposite charges, that is positive and negative charge, will attract toward each other. So in the similar manner, the charge can be of two type. One is positive charge, another is negative charge. So the positive charge, the particles in the fundamental particles which are having the positive charge are known as proton, and the fundamental particles, those having a negative charge, are known as electrons. We will simply represent them by P plus and E minus. Okay, so now we are considering the value of charges. Why we are studying the charge? So we have got the idea of what is charge, so how it is coming in picture. From atom we are having nucleus, we are having the cells over which the electron is revolving around the nucleus. In the similar manner, we are calculating the value of charges. One is positive charge and another is electron charge. Simply we are representing it by P plus and E minus. The magnitude on the both proton as well as on electron is same, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now the positive charge P plus, that is proton, it is having a magnitude in the positive sign, with a positive sign, and the electron is having the magnitude with a negative sign. That is simply we are saying that both the charge having value of same magnitude, but they are having the sign of opposite means electrons is having a negative charge, positive proton is having a positive charge. So now we have written here is, that is C doesn't C is just the unit of charge, which is simply known as coulombs. Okay, now if somebody asks you what is 1 coulomb charge, so you might be aware of ampere, that is unit of current. हमारे घरों में बिजली आती है तो हम लोग देखते हैं कि 5 एम्पियर का एक स्विच होता है, कि 10 एम्पियर का एक बोर्ड में रखा रहता है, 15 एम्पियर का। इस टाइप से क्या होता है कि उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि इतना चार्ज इससे लिया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा घर में पावर स्विच होता है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती होगी, जैसे चार्ज और करंट रिलीज़ करने की, उसकी ज़्यादा होती है। छोटा सा होगा तो उसकी कम होती है। उसी हिसाब से तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे Q इज़ इक्वल टू आई टी, हम आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे Q इज़ इक्वल टू आई टी, वेयर Q इज़ नथिंग बट इट इज़ चार्ज। ओके, एंड I रिप्रेजेंट करंट, T रिप्रेजेंट टाइम इन सेकेंड. So if somebody asks you the definition of 1 coulomb charge, then 1 coulomb charge is that much charge which is required to generate current of 1 ampere in 1 second. इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि आपको Q इज़ इक्वल टू आई टी याद रखना है। तो Q की जगह हम लोगों ने रखा 1 कूलम, I की जगह हम लोगों ने रखा 1 एम्पियर करंट, और T की जगह हमने क्या रखा 1 सेकेंड। तो 1 इंटू 1, राइट हैंड साइड में 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1, तो 1 कूलम क्या हो गया, इतना चार्ज जितना कि हमको 1 एम्पियर करंट को जनरेट करने में कितने टाइम में, 1 सेकेंड में ज़रूरत पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 कूलम चार्ज. सो वी आर moving further. Now we are now we have been aware of value of charges. Now we are going further with the mass of charges. तो अगर जैसे आपसे कोई पूछता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे चार्ज अगर सिमिलर है तो क्या मास भी सिमिलर होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg अराउंड,
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये 10⁻27 का जो फैक्टर है और 10⁻31 का जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा छोटे हुए हैं, तो इनको हम लोग वेइंग मशीन में तो तौल नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग को स्पेसिफिक एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, यहाँ जैसे हम लोग देख रहे होंगे इसको, तो मास हाईलाइट कर लेते हैं इसको ऐसे। ये देखिए अब मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको मीज़र करते हैं। ओके, अब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग चार्जेस को कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन का सिंपली मतलब होता है कंटिन्यूटी मतलब जैसे एक बॉडी में हम लोग देखा था रोटेशन के चैप्टर में, हम लोग एक पर्टिकुलर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक बॉडी मान रहे थे, तो उनका सेंटर ऑफ मास जब हम लोग निकालते थे वहाँ, तो हम लोगों ने वहाँ देखा था। हाँ, फिर यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक जैसे हम लोगों ने बॉडी ले रखा है, एक बॉडी लिया है, जैसे ये बॉडी हो गया, बॉडी है, इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन रखा था, तो इस पर चार्ज नेट चार्ज कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन रखे तो 2 चार्जेस हो गए। कंटिन्यूस करते 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 हमने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया हमारा, Q इज़ इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3, इलेक्ट्रॉन 4 एंड इलेक्ट्रॉन 5। 5 इलेक्ट्रॉन को जब हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया है तो नेट चार्ज हमारा बॉडी पे कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का। ओके, अब ऐसे ही ये तो हम जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो अगर n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे किसी बॉडी पे, तो n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जैसे n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q इज़ इक्वल टू NE। यहाँ जैसे Q इक्वल टू NE कर दिया। अब Q इक्वल टू NE जो लिखा है, तो ये हमारा क्या होगा, जनरलाइज फार्मूला की अगर कोई आपसे बोल दे कि किसी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो इस पर नेट चार्ज बताओ कितना हुआ, तो 5 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ, कोई बोल दे आपसे कि अगर एक बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना क्या करोगे, तो 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, नेट चार्ज होना बॉडी निकाल लेंगे। हाँ, फिर अगर जैसे मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जेई या फिर नीट हुआ, उसमें क्या करते हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उसमें सिंपली आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं या इतने प्रोटॉन्स हैं। तो वो क्या बोलता है कि अगर बॉडी है तो उसने कुछ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्सेप्ट किया या कुछ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया, तो आप लोगों से पूछेगा कि नेट चार्ज अब आप बताइए। तो होता क्या है कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब क्या किया आपने, नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट किया। जब आपने नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट किया तो आपके साथ जो आया वो आया नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन के साथ कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपने, मान लीजिए n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो आपकी बॉडी पे नेट चार्ज कितना आया, -n टाइम्स E। E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, हम सबको पता है। सिमिलर वे में अगर आपसे कोई बोल देता है कि एक बॉडी ने इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया है, मतलब आपने इतना नेगेटिव चार्ज अपने घर से उठा के, अपनी बॉडी से उठा के क्या किया, आपने फेंक दिया बाहर। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन्स फेंक दिए तो उतना चार्जेस आपने क्या किया, पॉजिटिव में गेन कर लिया। जैसे आप लोगों सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी को घर से भगाते हैं। तो नेगेटिविटी को घर से भगा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी ला रहे हैं। वही क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहा है, मतलब नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहा है, तो बॉडी के अंदर क्या आ रही है, पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी कितनी आ रही है, +NE के साथ। समझ आ रहा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन जेई में ऐसे पूछा था उन्होंने कि अगर बॉडी क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहा है। इसी
आपको अगर दूसरे फॉर्म में वो पूछता है किसी एक बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन से और 4 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या है, सिंपली इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव फॉर्म, मतलब माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, मतलब विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो 4 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हुआ, +4 इलेक्ट्रॉन का, और 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना हुआ, -3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम इसको अगर नेट जोड़ देंगे तो क्या हो गया, Q = 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारे साथ आया है, ये जो आया है, ये किसके साथ आया है, ये आया है पॉजिटिव साइन के साथ। समझ में आ रहा है? अब आप लोग एक काम करिएगा, जैसे अभी अगर कुछ लोग होंगे जो लिख नहीं पा रहे होंगे साथ साथ में, तो वो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट में आपको क्या होगा कि आप लोग अभी समझ लीजिए मेरे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में आप लोग अपनी लैंग्वेज में उसको जो आपको इस पर और ऐड ऑन करना हो, उसके बाद NCERT भी जब आप पढ़ेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट को और उसको मिला के अपना प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, ओके, जिससे आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। जब उसमें NCERT में काफ़ी लोगों ने पढ़ रखा होगा, वहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन एक मेथड बताया गया है। देखो, एक सिंपल डेफिनेशन में अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है इसमें। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक क्या है, ये इंडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ चार्जिंग या एनी बॉडी, ओके। अब इसको अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड from one place to another place without any physical connection, then phenomenon is called charging by induction। क्या समझ में आया? अब हम लोग इसको पर्टिकुलर एक एक वर्ड्स को देखेंगे। क्या बोल रहा है, when charges are displaced from one place to another place विदाउट एनी फिज़िकल कनेक्शन। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है विदाउट एनी फिज़िकल कनेक्शन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो बॉडी को आपस में पास ला रहे हैं लेकिन उनको आपस में टच नहीं करा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी फिज़िकल कनेक्शन। मतलब सीधा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को पास ले जा रहे हैं लेकिन उनको क्या कर रहे हैं, आपस में फिज़िकल कनेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसी फिनोमिनन से जो चार्जिंग होती है किसी बॉडी की, उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जैसे हम लोग यहाँ फिगर 1 है हमारा, तो फिगर 1 में क्या हुआ, एक बॉडी है जिसमें पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, इस तरीके से अरेंज है कि नेट चार्ज जो बॉडी पे है वो क्या है, 0 है। मतलब क्या बोल सकते हैं, बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, नेट चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, नेट चार्ज 0 और बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, ओके। तो अब जैसे आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इसमें जैसे कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे, तभी ना नेट चार्ज 0 हो पाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी एक रॉड को हम लोगों ने रब कर दिया। अब रबिंग से क्या होगा कि उसका जैसे बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन जैसे अगर उसका रिलीज़ हो गया होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर रखा होगा तो क्या करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक रॉड है जिसको हमने रब करके उस पर क्या किया, नेगेटिव चार्ज ला दिया, ये रॉड है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। और ये जो हमारी बॉडी जो इनिशियली क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी, तो उस पर क्या हुआ, जैसे ही हम इस रॉड को इसके पास लाए, लेकिन इनमें क्या हुआ, एक्चुअल कांटेक्ट हमने होने नहीं दिया, तो इसमें क्या होगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज था, तो इस बॉडी के जितने भी चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, मतलब अरेंज कर लेंगे, वो अपने आप को सॉर्ट कर लेंगे। वो कैसा कर लेंगे कि नेगेटिव चार्ज को क्या अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं बॉडी के वो क्या हो जाएंगे, रॉड की तरफ अरेंज हो जाएंगे, और जो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या होगा, उसमें नेगेटिव रिपल, तो रिपल करेंगे तो वो क्या चले जाएंगे दूसरी साइड पे, जो बॉडी है बॉडी के दूसरी साइड पे अरेंज हो जाएंगे। तो द अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम चार्जेस विल रिपल ईच अदर। तो हुआ क्या कि इससे क्या हुआ कि अभी बॉडी पे देखिए, आप लोग यहाँ देखिएगा, तो बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन क्या हुआ कि इसमें केवल अरेंजमेंट हो गया है चार्जेस का, फिगर 2 में, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग आगे जैसे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों ने देखा कि
हाँ, अब यहाँ फिगर 3 में आप देखिए, फिगर 3 में जैसे ही आप लोग देखेंगे, फिगर 3 में क्या किया है कि इसको जो निगेटिव चार्जेस जहाँ थे तो उसको क्या किया हमने, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग कर दिया या ग्राउंडेड कर दिया। अर्थिंग जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा साइंस में पहले, कि हर घर में अर्थिंग की एक वायर डाल देते थे, तो जिससे क्या होता था कि नेचुरल लाइटिंग जब होता है तो उससे एक्सेस इलेक्ट्रॉन या एक्सेस चार्जेस जो घर के ऊपर पड़ते हैं, बिजली तड़कती है तो कई कई जगह आपने देखा होगा घरों में बिजली तड़की तो घर बिल्डिंग गिर गई ऐसा करके, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, अर्थ वायर डाल देते हैं। अर्थ वायर डालने से क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस के ऊपर आता है वो क्या करता है, ग्राउंड में चला जाता है, और ग्राउंड क्या कर रहा है, कितना भी चार्ज हो वो अपने आप को एब्जॉर्व कर लेता है। इसी तरीके से क्या किया, इस बॉडी को हमने क्या किया, अर्थ कर दिया, तो इसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे उस साइड वो क्या करेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ देखिए, जो बॉडी है यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हाई पोटेंशियल है, और अर्थ पे क्या है हमारा, अर्थ पे जो है वो है हमारा लो पोटेंशियल। तो चार्जेस, और हम लोगों ने देखा था जैसे टेम्परेचर होता था, तो टेम्परेचर क्या है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हीट हम लोग वहाँ देखते थे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता था। ऐसे ही क्या करेगा कि जो चार्जेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कहाँ से जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो अभी यहाँ क्या था, अर्थ पे तो जीरो यहाँ देख रहा था हमने, लो पोटेंशियल है, और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे आपके यहाँ, ये जितने थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको इस बार जैसे ही हमने अर्थ किया तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चला गया। ओके, तो इतना जितना भी चार्जेस था वो इसमें क्या, केवल सारा नीचे चला गया। अब बॉडी पे क्या बचा है, केवल पॉजिटिव चार्ज बचा है। चूँकि ये जो रॉड है आपका, रॉड क्या है कि उसको हम लोगों ने स्टेशनरी रख दिया है, तो बॉडी पे जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो अपोजिट साइड पे, जैसे ये जो अपोजिट साइड पे था ये वाला, वो क्या किया, ये अर्थ होके यहाँ चला गया अर्थ में। ठीक, अब और जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ अभी भी रहा, तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, ये कहीं नहीं गया। तो नेट चार्ज अभी बॉडी पे वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, फिगर 3 में। अब हम आगे इसमें जैसे प्रोसीड करते हैं तो सॉरी, अब हम यहाँ चलते हैं, तो यहाँ जैसे फिगर 4 हम देख रहे हैं, ठीक है, फिगर 4 में हम देख रहे हैं, तो फिगर 4 में क्या होगा, आपको मार्कर के साथ समझाना रहता है इसलिए। फिगर 4 में हम लोग देख रहे हैं, सॉरी क्या हो रहा है, ठीक, फिगर 4 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ क्या है कि हाईलाइट करना रहेगा इसको यार। फिगर 4 में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ क्या है कि बॉडी का जो हमने जो अर्थ वायर था उसको हटा दिया, तो सिर्फ बॉडी पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज बचा है। तो इससे क्या हुआ कि केवल नेट बॉडी पे चार्ज क्या है, अभी जैसे रॉड पास में है ना, रॉड पास में है, तो ये क्या करेगा, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अपने आप को अरेंज करेगा इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है। अब फिगर 5 में हम लोग चलते हैं, जब हमने रॉड को हटा दिया, केवल जो हमारा बॉडी था वही रहा, जो हमारा बॉडी था केवल वही रहा। तो ऑन रिमूविंग रॉड द बॉडी बिकेम द पॉजिटिव चार्ज। अब हुआ क्या कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ ये आपका अरेंज था, अब वो पूरी बॉडी पे अपने आप को अरेंज कर लेगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही एक देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दो बॉडी है, अब अलग अलग चार्जेस होता है, तो उनको आपस में क्या करते हैं, पास मिलाया, लेकिन उनको एक्चुअल कांटेक्ट होने नहीं दिया और फिर उनको सेपरेट कर दिया। जैसे जेई में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, अब तो बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अगर हम लोग देखें तो पहले के जो लास्ट ईयर का पेपर है 2020 का ही, उसमें काफ़ी सारे मतलब उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन बंदों को नहीं आता है समझ में उस टाइम। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अब इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछा सकता, इसलिए हम लोगों को जो भी अपनी प्रिपरेशन करनी है वो एक ऐसे लेवल पे करनी है जिससे हमारा
जो भी क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में वो सारा सॉल्व होना चाहिए। बस हमारा मेन मोटिव यही है कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमारा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो। बस बेसिक्स यही है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी जाके आप कुछ अच्छा आगे मतलब कंपटीशन भी फाइट कर पाएंगे, बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी आ पाएंगे। वरना रटने वटने वाला काम नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स करने की आदत भी डाल लीजिए आप लोगों, क्योंकि अभी आप लोगों ने यही किया है कि न्यूमेरिकल्स नहीं किए कभी, बस केवल थ्योरी पढ़ पढ़ के चले गए। तो फिज़िक्स में मैथ्स में न्यूमेरिकल आपको करना रहेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। और न्यूमेरिकल करने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी आती है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर बेस जितना भी न्यूमेरिकल आपके पास बुक है, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब तो बहुत अच्छा है कि एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑनलाइन सोर्सेज पे उनका सॉल्यूशन है। और अगर जैसे ऑनलाइन सोर्सेज किसी को नहीं समझ में आता है तो वो बुक ले और बुक में क्या होता है, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, उनका भी सॉल्यूशन दे देते हैं सारा। तो वो सब देख के आप लोग एक बार खुद से करिए, नहीं आ रहा है तो एक बार उससे करके देखिए, फिर आप अपने टीचर से पूछिए, यही तभी जाके आपका कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि जब भी कि अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में ऐसे देखते हैं कि टू बॉडीज़ आर ब्रॉट नियरर एंड देन गेट सेपरेटेड, अगर इस टाइप की कोई लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो बॉडीज़ को आपस में पास पास ला तो रहे हैं लेकिन एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, और उनको क्या कर रहे हैं, वो सेपरेट कर दे रहे हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो बॉडी है अगर उसको हम लोग पास पास ला रहे हैं और सेपरेट कर दे रहे हैं, तो जितना जो दो बॉडी है, तीन बॉडी है, चार बॉडी है, तो सारी बॉडीज़ पे क्या होगा, इक्वल चार्जेस हो जाएंगे पास पास लाने पे और वहाँ उसको सेपरेट कर देने पे। तो होगा क्या कि हम लोग इसमें एक देखेंगे कि चार्जेस ऑन ईच बॉडी is equal to sum of charges upon number of body, sum of charges upon number of bodies। ठीक है, तो जैसे ये दो बॉडी है, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, तो इसमें देखा एक बॉडी Q चार्ज की थी, एक बॉडी पे चार्ज 0 था, तो हमने इन दोनों बॉडी को आप पास पास लाया, उसके बाद क्या किया, उनको सेपरेट कर दिया। ठीक, तो जो ईच बॉडी पे चार्ज जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ चार्जेस के अंदर क्या हुआ, Q प्लस 0, एक पे Q था एक पे 0 था, तो सम ऑफ चार्जेस क्या हो गया, Q प्लस 0। नंबर ऑफ बॉडीज़ कितनी है, 2 हैं, तो Q प्लस 0 बाई 2, तो कितना आ गया, Q बाई 2 ऑन ईच बॉडी। ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जहाँ पे क्या है कि 3 बॉडीज़ हैं, 3 बॉडीज़, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3। ठीक, 3 बॉडीज़ हैं, 3 बॉडीज़ में क्या हुआ कि एक पे क्या हुआ कि अब हम लोग देख रहे हैं Q ऑन ईच बॉडी, मतलब चार्जेस जो जनरेट होगा तीनों बॉडी पे क्या हो जाएगा, तीनों चार्जेस का सम क्या हुआ, एक पे 10 कूलम था, एक पे 20 कूलम था, एक पे 0 कूलम था, तो तीनों को ऐड किया तो कितना हुआ, 30 कूलम। कितनी बॉडी है, नंबर ऑफ बॉडीज़ कितनी हुई, कहाँ से जाएंगे हम लोग, सम ऑफ चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ बॉडी, तो सम ऑफ चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ बॉडी कितना हुआ, 10 प्लस 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 30 कूलम। और फिर उस पर क्या हुआ, उस पर हुआ कि 30 कूलम अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 कूलम, हर बॉडी पे इतना चार्ज आ गया है। तो इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि 2 बॉडी या 4 बॉडी या 5 बॉडी को पास पास लाते हैं, तो उन सब पे जितना चार्जेस है उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि कितनी नंबर ऑफ़ बॉडीज़ हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका नेट चार्ज ऑन ईच बॉडी आ जाएगा। अब हम लोग आगे वाला जो चैप्टर अब टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। आप लोग घर से पढ़ के आइएगा एक बार, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्ती काफ़ी कर लिया आप लोगों ने। और जो भी डाउट हो आप किसी भी मीडियम से मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कैसे भी जो भी ग्रुप है जहाँ भी आप अपनी क्वेरीज़ डाल सकते हैं और मुझसे आप कांटेक्ट करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप भी पढ़िए, मैं पूरी कोशिश करूँगा जैसे जो भी इसमें लेक्चर में अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई मतलब मेरे से और भी बेटर हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको और इम्प्रूव करूँ और इसमें ऐड ऑन करके आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचाऊँ। लेकिन बस मेरी यही एक गुजारिश है आप सबसे कि केवल आप लोग बस केवल एनसीईआरटी को बाइबल की तरह, रामायण महाभारत जैसे आ रही है इस तरीके से आप उसको पढ़िए,
पूरा थॉरोली। उसके बाद बस फिर उसके सारे न्यूमेरिकल्स एक बार कोशिश करिए, नहीं होता है तो आप किसी रिफ्रेशर की या किसी भी मीडियम से, यूट्यूब कहीं से भी उसकी हेल्प लीजिए, फेसबुक, गूगल, कैसे भी, जहाँ से भी आपको मिलता है। सोशल साइट से भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं वहाँ पे कई सारी आपको यूज़फुल थिंग्स मिल सकती हैं, तो उनका आप बेनिफिट उठाइए। आजकल लॉकडाउन में काफ़ी टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो बस मेरी यही है कि आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, खाइए पिए, मस्ती कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन पढ़ाई भी करिए क्योंकि आपका इस साल बोर्ड है और बोर्ड में आपको अच्छे से करना रहेगा। ओके, थैंक यू।